आज हम भारत का जो नक्शा देखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये तो एक जिंदा कहानी है, संघर्ष की, उम्मीदों की और एक राष्ट्र के बनने की। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये नक्शा आखिर बना तो बना कैसे। जरा उस पल के बारे में सोचिए। 1947 आजादी मिल चुकी है, लेकिन भारत के नेताओं के सामने एक बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। ये एक विशाल, बिखरा हुआ भूभाग था जिसमें 500 से ज्यादा तो रजवाड़े थे, सैकड़ों भाषाएं, अनगिनत संस्कृतियां। इन सबको एक तिरंगे के नीचे एक देश की शक्ल कैसे दी जाए, ये चुनौती सच में पहाड़ जैसी थी। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये वो दौर था जब भारत एक बहुत बड़ी पहेली की तरह था, जिसके टुकड़े चारों तरफ बिखरे पड़े थे और उन टुकड़ों को सही जगह पर जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर बनानी थी। अब चुनौती की गहराई समझिए। एक तरफ तो 500 से ज्यादा रजवाड़े थे जिन्हें भारत में शामिल होने के लिए मनाना था। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने बस अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए जो सीमाएं खींच दी थीं, उनका लोगों की भाषा या उनकी संस्कृति से कोई लेना देना ही नहीं था। और इन सब के बीच एक आवाज बहुत जोर शोर से उठ रही थी, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग। और जानते हैं, यही मांग अगले एक दशक के सबसे बड़े संघर्ष की वजह बनने वाली थी। एक तरफ थे लोग और उनकी अपनी भाषा और पहचान से जुड़ी भावनाएं, और दूसरी तरफ थे देश के नेता और उनका ये डर कि कहीं इस वजह से देश की एकता ही दांव पर न लग जाए। यहाँ पर इस पूरी बहस का सार छिपा है। आम लोगों का तर्क बड़ा सीधा था। अगर एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में रहेंगे तो उनकी संस्कृति भी बची रहेगी और शासन चलाना भी आसान हो जाएगा। लेकिन नेहरू और पटेल जैसे बड़े नेताओं को एक गहरा डर सता रहा था कि अगर भाषा के नाम पर राज्य बने तो लोग खुद को भारतीय समझने से पहले मराठी, गुजराती या तमिल समझेंगे और इससे देश की एकता कमजोर पड़ सकती है। और बस इसी डर के चलते सरकार का शुरुआती रुख एकदम साफ था, बिल्कुल नहीं। 1948 में एसके धर आयोग बनाया गया, उसने मना कर दिया। फिर 1949 में बनी जेवीपी समिति, जिसमें खुद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। इन तीनों ने भी इस मांग को देश की एकता के लिए खतरा बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी एक अकेला इंसान अपनी जिद से वक्त का रुख मोड़ देता है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां एक बलिदान ने सरकार को अपनी सबसे बड़ी नीति बदलने पर मजबूर कर दिया। ये थे पुट्टी श्रीरामुलु, एक गांधीवादी नेता जिन्होंने उस वक्त के मद्रास राज्य में तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग के साथ आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनकी बस एक ही जिद थी, एक अलग आंध्र राज्य। एक या दो दिन नहीं, सोचिए, पूरे 56 दिनों तक उनका ये अनशन 56 दिनों तक चला और हर गुजरते दिन के साथ पूरे देश का ध्यान इस आंदोलन पर टिकता गया और सरकार पर दबाव बढ़ता ही चला गया। और फिर 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। इस खबर ने जैसे आग में घी का काम किया। पूरे आंध्र क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन और दंगे भड़क उठे। हालात इतने बेकाबू हो गए कि दिल्ली में बैठी सरकार के पास अब उनकी मांग मानने के सिवा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। और नतीजा? अक्टूबर 1953 में भारत का पहला भाषाई राज्य बना आंध्र प्रदेश। एक व्यक्ति के बलिदान ने वो कर दिखाया था जो तब तक असंभव लग रहा था, और अब एक मिसाल कायम हो चुकी थी जिसे पूरे देश में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। आंध्र प्रदेश के गठन ने एक बात तो साफ कर दी थी कि इस मुद्दे को अब और टाला नहीं जा सकता। अब जरूरत थी एक राष्ट्रव्यापी समाधान की, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जो पूरे भारत का नक्शा नए सिरे से बना सके। तो प्रक्रिया कुछ इस तरह से चली। 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने पूरे देश का दौरा किया, लोगों से बात की और 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसने माना कि राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार भाषा ही होनी चाहिए। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया और 1 नवंबर 1956 को भारत का एक नया नक्शा दुनिया के सामने आया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 1956 का वो अधिनियम कोई आखिरी लकीर नहीं थी, बल्कि वो तो एक नई शुरुआत थी।
भारत का नक्शा असल में एक जीवित दस्तावेज की तरह है जो समय और लोगों की जरूरतों के साथ लगातार बदलता रहा है। देखिए ना, ये कहानी कैसे आगे बढ़ी। 1960 में बंबई राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में बंट गया। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और हरियाणा अस्तित्व में आया। 2000 में 3 और नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और हाल ही में 2014 में उसी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का जन्म हुआ, जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की थी। तो आज की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर किसी देश की भीतरी सीमाएं इतनी बदल सकती हैं, तो फिर वो कौन सी चीज़ है जो करोड़ों लोगों को एक राष्ट्र के रूप में मजबूती से बांध कर रखती है? क्या वो सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरें हैं या फिर कुछ और? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि किसी देश को समझना सिर्फ उसके नक्शे को देखना नहीं होता, बल्कि उसकी कहानी को जानना होता है।